हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जंग के बीच रसिया ने किया चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, कहा अब ये इलाका होगा अगला निशाना, जिसको सुनकर दोस्तों पूरा यूक्रेन चौंक गया है। बताएंगे बड़ी खबर आपको दोस्तों, और बताएंगे कैसे यूक्रेन को रसिया ने दिया इतना बड़ा झटका कि टूट पड़े जेलेंस्की, सिर्फ 24 घंटे में बर्बाद कर दिए 51 सैन्य ठिकाने। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां यूक्रेन बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर दूर पोलैंड पहुंचे जो बाइडन, अब रूस पर क्या एक्शन लेगा अमेरिका, सबसे पहले दोस्तों आपको हम यहां बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे जहां पर अजीत डोभाल से बोले चीनी विदेश मंत्री, कहा चीन एशिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था नहीं चाहता है, हम भारत का सम्मान करते हैं। बताएंगे दोस्तों जिस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा प्रहार किया है दोस्तों, जवाब देते हुए कह दिया है नहीं, चीन के साथ हमारे सामान्य रिश्ते नहीं है जब तक चीन अपने सैनिक को नहीं हटाता। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर इमरान खान का विश्वास प्रस्ताव को लेकर दोस्तों क्या है पूरी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर योगी आदित्यनाथ जी के शपथ के बाद, यानी कि दोस्तों आज योगी आदित्यनाथ जी अपने गांव पंजूर में मां का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर केंद्र सरकार इतने करोड़ लोगों के खातों में ट्रांसफर करने जा रही है, इतने हजार रुपए। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जंग के बीच रूस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा अब यह इलाका होगा अगला निशाना। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, इसमें दोनों ही देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि इसी बीच रूसी सेना का कहना है कि यूक्रेन में उसके सैन्य अभियान का पहला चरण समाप्त हो गया है और सैनिक अब देश के पूर्वी डोनबास क्षेत्र की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जी हां दोस्तों, रूस के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुख्य परिचालन निदेशालय के प्रमुख सर्गेई रूडस्कोय का कहना है कि ऑपरेशन के पहले चरण के मुख्य कार्य पूरे कर लिए गए हैं, यूक्रेन के सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को काफी कम कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि डोनबास की मुक्ति के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर दोस्तों, जहां यूक्रेन को रसिया ने दिया इतना बड़ा झटका कि टूट पड़े जेलेंस्की। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में बर्बाद कर दिया गया यूक्रेन के 51 सैन्य ठिकानों को। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमला हुए 1 महीने से पूरे हो चुके हैं और इस 1 महीने में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर रूस के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हालांकि ये बात उन्हें अच्छे से समझ आ गई है कि पश्चिमी देश सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे थे, और जब मैदान में जंग की बात आई तो ये अमेरिका और नाटो ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो रूसी सेनाओं के सामने नहीं उतरेंगे, आप सभी को पता होगा। और इसी बीच दोस्तों अमेरिका और नाटो यही चाहते थे कि रूस यूक्रेन पर हमला बोले और वो रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे तोड़ने का काम शुरू कर दें। इसके साथ ही अमेरिका दुनिया भर को भी ये धमकी दे रखा है कि किसी भी देश ने अगर रसिया की मदद की तो वो उसे बर्बाद कर देगा। रूसी सैनिकों ने इस वक्त यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और सिर्फ 24 घंटे में 51 सैन्य ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं दोस्तों। रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के कम से कम 51 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इस दौरान 2 कमांड पोस्ट, 3 बहुउद्देशीय लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 2 बक MN एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, S-300 रडार, 2 मिसाइल और गोला बारूद के डिपो के साथ ही यूक्रेन सशस्त्र बल के सैन्य उपकरण रखने के 26 स्थान तबाह हो गए हैं दोस्तों। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाश
शेनकोव ने शुक्रवार को यह बड़ी जानकारी दी है। प्रवक्ता ने कहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 51 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, यानी कि अमेरिका और नाटो के बहकावे में आकर दोस्तों यूक्रेन ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, जिसकी भरपाई अब चाहकर भी अमेरिका या नाटो नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन को ही हुआ है दोस्तों। अब उसके मदद को कोई नहीं आने वाला। आपकी क्या राय होगी अगर आप भी मानते दोस्तों कि यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो खेल कर गए हैं? दोस्तों बहुत बड़ा गेम खेला गया है यूक्रेन के साथ, तो ये गेम ही है, जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर हम भारत का सम्मान करते हैं, अजीत डोभाल से बोले चीनी विदेश मंत्री। कहा चीन एशिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था नहीं चाहता। जी हाँ दोस्तों, भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद पर व्यापक चर्चाएं हुई। इस दौरान अजीत डोभाल ने पूर्वी लद्दाख में बाकी बचे सभी विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को जल्द से जल्द और पूरी तरह पीछे हटाने पर जोर दिया। तो वहीं वांग यी ने अजीत डोभाल से कहा है कि चीन भारत का सम्मान करता है और दोनों देशों को एक दूसरे के विकास को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कहा है कि दोनों देशों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सीमा मुद्दों को इससे अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के विकास को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। चीन एक ध्रुवीय एशिया नहीं चाहता, वो क्षेत्र में भारत की पारंपरिक भूमिका का सम्मान करता है। दक्षिण एशिया में +1 परियोजनाओं के लिए रास्ता खुला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही चीनी विदेश मंत्री का कहना है कि भारत के साथ मिलकर काम करने को हम तैयार हैं और इसमें दोनों का भला है। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत दौरे पर दक्षिण एशिया में चीन प्लस भारत सहयोग तंत्र का प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि बीजिंग इस क्षेत्र में नई दिल्ली की पारंपरिक भूमिका का सम्मान करता है और पारस्परिक लाभ की व्यापक श्रेणी प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि इसमें दोनों पक्षों का भला है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां वांग यी से मुलाकात के बाद बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा नहीं चीन के साथ हमारे सामान्य रिश्ते अभी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के बाद अफगानिस्तान और फिर भारत के दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की लंबी बातचीत हुई है। दोस्तों चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे के बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो चले हैं, जो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य झड़प के बाद तनावपूर्ण हो गया था। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे तमाम सवालों के जवाब दिए और ये भी बताया है कि अपने चीनी समकक्ष के साथ हैदराबाद हाउस में उन्होंने किन मसलों पर करीब 3 घंटे लंबी बात की। चीन के साथ संबंधों को लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि ये अभी सामान्य नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि सीमा पर जिस तरह से दोनों ओर से बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती है वो 1993-96 के समझौतों का उल्लंघन है और इस तरह देखा जाए तो चीन के साथ इस वक्त हमारे संबंध सामान्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि सूत्रों ने यह भी बताया है कि जयशंकर के साथ बातचीत से पहले वांग ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और सीमा विवाद पर व्यापक बातचीत के बाद चीनी पक्ष ने सीमा विवाद पर वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए डोभाल को चीन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद डोभाल ने तुरंत रिप्लाई देते हुए उनको कहा है दोस्तों कि मैं चीन का दौरा तभी करूंगा जब आप सीमा के सभी मुद्दों को सुलझा लोगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ में उन्होंने कहा है कि जब तक सैनिक सीमा से वापस नहीं करोगे हम चाइना में कदम तक नहीं रखेंगे। अगर आप भी अजीत डोभाल के दोस्तों बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर दूर पोलैंड पहुंचे जो बाइडेन। अब रूस पर क्या एक्शन लेगा अमेरिका? जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड के रेजेजो पहुंचे। रेजेजो यूक्रेन के बॉर्डर के पास का इलाका है। जो बाइडेन ब्रसेल्स से पोलैंड के लिए रवाना हुए थे। रेजेजो यूक्रेन की सीमा से करीब 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। पोलैंड के दक्षिण पूर्व में स्थित रेजेजो शहर यूक्रेन के बॉर्डर
से करीब 100 किलोमीटर यानी 62 मील दूर है। बताया जा रहा है कि रेजियो में जो बाइडेन को यूक्रेन से बाहर आने वाले शरणार्थियों और देश के अंदर पीड़ित लोगों के लिए चलाए जा रहे ह्यूमन कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो बाइडेन 82वें एयरबोर्न डिवीजन के अमेरिकी सेवा सदस्यों से भी मिलेंगे जो पोलिश सैनिकों के साथ यूक्रेन के पीड़ितों की मदद करते हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन शनिवार को वर्सो के लिए उड़ान भरेंगे जहां से वे वॉशिंगटन जाएंगे। इससे पहले जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा के साथ बातचीत करेंगे और पोलिश लोगों को संबोधित भी करेंगे। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहां पर सोलोमन द्वीप पर सेना भेज सकता है चीन, एक डील ने बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टेंशन, प्रशांत महासागर में बढ़ सकता है तनाव। जी हां दोस्तों, लीक दस्तावेज से यह संकेत मिलता है कि सोलोमन द्वीप में चीन अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा सकता है। यह घटनाक्रम पड़ोस में स्थित ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों को सतर्क करने वाला है। सोलोमन द्वीप ने गुरुवार को खुलासा किया है कि उसने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अधिक चिंता पैदा करने वाली बात एक सीमा सुरक्षा समझौते का मसौदा है जो ऑनलाइन लीक हो गया है। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहां पर तिब्बती नेताओं की वांग इससे बड़ी मांग, कहा दलाई लामा के साथ बातचीत शुरू करें। जी हां दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे को लेकर दोस्तों इस दौरान तिब्बती नेताओं ने तिब्बत मसले पर अपनी मांगे रखी हैं। कुछ जगहों पर तिब्बती लोगों ने चीन का विरोध भी किया है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के सांसदों ने चीन से आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें जहां रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है अमेरिका ने, ईयू ने अमेरिका के साथ गैस डील का कर दिया है बड़ा ऐलान। आपको बता दें यूरोपीय यूनियन ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी गैस डील पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस डील के तहत अमेरिका यानी यूएसए इस साल के अंत तक यूरोपीय यूनियन के देशों को कम से कम अतिरिक्त 15 अरब क्यूबिक मीटर फ्यूल मुहैया कराएगा, जिसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस के नाम से भी जाना जाता है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर प्रतिक्रिया देते हुए यूरोपीय यूनियन ने पहले ही कहा था कि वो रूसी गैस पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन की गैस जरूरतों का करीब 40% अभी रूस सप्लाई करता है। इसी बीच आपको बता दें दोस्तों जहां पर पुतिन की हुई नींद हराम, रूसी कब्जे वाले बर्डियांस्क बंदरगाह पर यूक्रेन ने विशालकाय जहाज को बर्बाद कर दिया, पानी में डुबा दिया। जी हां दोस्तों, यूक्रेनी अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी बंदरगाह बर्डियांस्क पर एक रूसी लैंडीज जहाज और अन्य 2 जहाजों को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना ने गुरुवार को एक वीडियो जारी किया और बताया है कि ओक्स लैंडिंग जहाज को उसकी सेना ने नष्ट कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां बागी सांसदों पर इमरान खान की मांग मानने से सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इनकार, क्या इस्तीफा ही एकमात्र है विकल्प। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल हर तरफ से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। संसद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दरअसल बागी विधायकों के खिलाफ इमरान खान सरकार ने एक याचिका दायर की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की है। दोस्तों, गुरुवार को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि पीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने से सांसदों को रोकना उनका अपमान करने जैसा होगा। हालांकि अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है और इस वजह से अविश्वास मत पर वोटिंग भी फैसला आने तक आगे टल सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब 28 मार्च को पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। इमरान का साथ छोड़ विपक्ष के साथ मिल गई है सारी सहयोगी पार्टियां। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल जारी और प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ कल यानी 25 मार्च को पेश होने वाले अविश्वास प्रस्ताव को अब 3 दिन के लिए टाल दिया गया है। बताया गया है कि एक सांसद की मौत के कारण स्पीकर असद कैसर ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तारीख 28 मार्च यानी सोमवार कर दी है। बताया गया है कि इमरान सरकार के खिलाफ इस प्रस्ताव पर वोटिंग अगले हफ्ते ही हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर यूक्रेन के बाद पोलैंड क्यों है घबराया, कहा रूस कर सकता है हम पर भी हमला। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमला शुरू हुए 1 महीने बीत जाने के बाद पोलैंड घबराया हुआ है। उसने दावा किया है कि रूस अब उस
पर भी हमले की तैयारी कर रहा है। वार्सा में कीव के राजदूत एंट्री देश चित्सिया ने कहा कि यूरोपीय संघ के एक और देश के खिलाफ रूस द्वारा आक्रमण किया जा सकता है। रूसी आक्रमण की संभावनाओं से पोलैंड को यूक्रेन की तरह बर्बादी का डर सताने लगा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बता दें हम जहां पर श्रीलंका को देखकर भी नहीं सुधरा नेपाल, चीन से लेगा विशाल काय कर्ज, नेपाली अर्थशास्त्री ने दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत दौरा खत्म करने के बाद नेपाल के दौरे पर जाने वाले हैं दोस्तों, जहां वो नेपाल को भारी संख्या में कर्ज देने का ऐलान करने वाले हैं, जिसको लेकर नेपाल के एक अर्थशास्त्री जो श्रीलंका में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजिंग से कर्ज लेकर हिमालयी देश श्रीलंका बनने की तरफ कदम बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी की काठमांडू यात्रा से पहले नेपाल के एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि हिमालयी राष्ट्र को बीजिंग से कर्ज स्वीकार करते समय बेहद सतर्क होना चाहिए। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार चीनी विदेश मंत्री वांग यी कल शाम 3 बजे काठमांडू पहुंच गए। वांग यी आज से शुरू हो रहे नेपाल की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान नेपाल के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। काठमांडू पोस्ट के अनुसार चीनी विदेश मंत्री की तैयारियों से परिचित अधिकारियों ने कहा है कि वांग यी की यात्रा के दौरान नेपाल को तकनीकी और आर्थिक सहायता से संबंधित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहां पर किम जोंग उन आए, मिसाइल का चक्कर लगाया और फिर किया तबाही का इशारा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया ने गुरुवार को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। माना यह जा रहा है कि उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ लंबे समय से जारी टकराव के बीच अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है। इस परीक्षण के अगले दिन पेश देश के सरकारी चैनल ने एक एडिटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को ICBM लॉन्च को गाइड करते हुए दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में किम जोंग उन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ ICBM के हैंगर से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ देर बाद वो लॉन्च का इशारा करते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया म्यूजिक सस्पेंस को बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने कर लिया शपथ और योगी जी गांव पंचूर में मां का आशीर्वाद लेने जल्द जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले शुक्रवार की सुबह ही उत्तराखंड में पंचूर गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है। गांव वालों ने इस मौके पर नृत्य संगीत के जरिए भी अपनी खुशी का इजहार किया है। सीएम योगी की मां सावित्री देवी काफी खुश नजर आ रही थी। सीएम योगी जल्द ही मां का आशीर्वाद लेने पंजूर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि 2 वर्षों से उनकी मां से बात नहीं हुई है, लेकिन चुनाव के बाद मिलने जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि 2 साल पहले मेरे पिताजी का निधन हुआ था, उसके बाद मैं जा नहीं पाया था। मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के नाते भी बात नहीं कर पाया। सीएम ने कहा था कि वो आज जो भी कुछ है अपनी माँ की कृपा की वजह से है। उन्होंने कहा बचपन में मेरी पहली शिक्षक मेरी माँ ही थी, अक्षर का ज्ञान उन्होंने ही मुझे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कृपया करके योगी आदित्यनाथ जी को कांग्रेचुलेशन और बधाई जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहाँ इसी से जुड़ी खबर है, मोहसिन रजा की हुई छुट्टी, दानिश आजाद बने योगी मंत्रिमंडल के मुस्लिम चेहरे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस बार मोहसिन रजा की छुट्टी कर दी गई है, उनकी जगह दानिश आजाद योगी मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा बनाए गए हैं। बलिया जिले की बांसडीह विधानसभा स्थित अपायल गांव के रहने वाले दानिश आजाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। आजाद यूपी सरकार की उर्दू भाषा कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े दानिश आजाद अंसारी छात्र जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताते हैं जहां पर सीएम योगी के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार ने झुककर किया पीएम मोदी जी का अभिवादन, आरजेडी ने किया इस पर कमेंट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में कार्यक्रम में जब बिहार के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो उन्होंने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झुककर अभिवादन किया। हालांकि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद आए और सबसे पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ का अभिवादन और फिर झुक के प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। जी हाँ दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि नीतीश कुमार ने झुककर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया नहीं, बल्कि बिहार में विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश के ऐसा करने को लेकर मजे भी लेने शुरू किए। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां शपथ ग्रहण के बाद आया अखिलेश यादव का पहला बयान, बधाई कम तंज ज्यादा कसा गया है। दोस्तों, अखिलेश यादव के द्वारा बौखलाहट साफ साफ अखिलेश की दिखाई दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नई सरकार ने शपथ ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम विपक्षी नेताओं को बुलावा भेजा गया, लेकिन कोई शामिल नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद सपा प्रमुख और करहल से विधायक अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस बार भी क्रेडिट लेने का काम जारी रखा। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने नई सरकार पर तंज कसा है। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाई स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, इन बयानों से अखिलेश यादव की बौखलाहट देखी जा सकती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है बीरभूम हिंसा की जांच। सीएफएसएल विशेषज्ञों समेत वरिष्ठ अधिकारी हुए किए गए रवाना। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार 12 करोड़ लोगों के खातों में ट्रांसफर करने जा रही है, इतने हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा है तो एक बार फिर आपकी मौज आने वाली है। केंद्र सरकार इस योजना से जुड़े लोगों के खाते में फिर 2000 रुपए की 11वीं किस्त ट्रांसफर करने जा रही है। अप्रैल के पहले सप्ताह में 11वीं किस्त खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करीब 12 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार अभी तक 10वीं किस्तें भेज चुकी है। 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां घर फ्लैट के लिए 2.25 लाख तक की मिलेगी सब्सिडी, इस दिन तक कर सकते हैं बैंकों में आवेदन। दरअसल प्रधानमंत्री आवासीय योजना में आवेदन कर दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम यानी CLSS में 31 मार्च तक बैंकों में आवेदन कर दें। आवेदन करने वालों की 6 लाख रुपए तक सालाना आमदनी है तो 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। योजना में नए घर के निर्माण, नया घर फ्लैट खरीदने के लिए योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पैरासीटामोल समेत 800 दवाएं अप्रैल से हो जाएंगी महंगी, 10% तक बढ़ जाएंगे इनके दाम। जी हाँ दोस्तों, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन यानी आवश्यक दवाओं की सूची में आने वाले लगभग 800 दवाइयों की कीमतों में अप्रैल से 10.7% का इजाफा होने जा रहा है। ऐसा थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI तेज बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। अब बुखार, संक्रमण, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें पैरासीटामोल, फेनोबार्बिटोन, फिनाइटोन, सोडियम एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हाइड्रोक्लोराइड जैसी दवाएं शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने लोगों को इससे फर्क पड़ने वाला है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। जिनके यहाँ लंबे समय से दवाइयाँ चली आ रही हैं दोस्तों, उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगली खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।